लिखेंगे? आराम शाह, आराम शाह, इसमें कुछ भी नहीं है, आराम शाह लिख लेना 1210 से 10। और यह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था, ठीक है। और इसके बाद अगला आ जाता है इल्तुतमिश। अगली हेडिंग लिखो इल्तुतमिश, इंपोर्टेंट शासक है। 1210 के बाद 1211 में शासक बना और 1236 तक यह शासक रहा। 1211 से 36 बताया किसी ने? बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सेन वंश का शासन था। किसका शासन था वहां पर? सेन वंश का, ठीक है। तो सेन वंश का पतन इसके बाद ही हुआ था और वहां पर फिर दिल्ली सल्तनत के शासकों का अधिकार हो गया था। चलिए इल्तुतमिश की बात करते हैं। अभी हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। अब इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है राज्य का स्वामी, राज्य का स्वामी। एक तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह पूछी जाती है कि ये शासक बनने से पहले कहां का सूबेदार था? यह शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। यह शासक बनने से पूर्व बदायूं का सूबेदार था। कहां का? बदायूं का सूबेदार था। इसको याद रखना, सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी चीज देखो, तीसरी बात देखो, इसके बारे में समझना। इसने राजधानी कहां बनाई? राजधानी लाहौर से यह दिल्ली लेके आया। कहां बनाई? दिल्ली। और इसने यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने किसकी उपाधि ली थी? जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी? सुल्तान की उपाधि का वैधानिक प्रमाण पत्र खलीफा से लिया था। प्रमाण पत्र किससे लिया था? प्रमाण पत्र खलीफा से लिया था। ध्यान रखेंगे, खलीफा से लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है खलीफा से सुल्तान की उपाधि का वैधानिक प्रमाण पत्र लेने वाला शासक कौन था? तो इसका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इसने राजधानी दिल्ली बना दी थी। यह गुलाम किसका था? गुलाम और दामाद किसका था? गुलाम और दामाद था ये किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। किसका गुलाम और दामाद था? तो ऐबक का। तो इसको भी ध्यान रखना, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था, ठीक है। अब इसके 2 प्रतिद्वंदी थे। प्रतिद्वंदी कौन थे? इनको भी याद रखना। इसके प्रतिद्वंदी, इनका नाम भी पूछा जाता है। एक था कुवाचा और यल्दौज, और दूसरा कौन था? यल्दौज। इसके 2 प्रतिद्वंदी थे। कुवाचा और यल्दौज इसके प्रतिद्वंदी थे। इनके नामों को याद रख लेना। यह क्वेश्चन भी, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। अब इसने क्या किया देखो, इसने इल्तुतमिश ने चालीसा मतलब क्या था? 40 अमीरों का समूह, इधर लिख दे रहा हूं, नहीं दिखेगा तो पढ़ लेना। 40 अमीरों का समूह मतलब चालीसा, या फिर इसे तुर्क ए चहलगामी भी कहते हैं, या ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं तुर्क ए चहलगामी का गठन किया था। तुर्क ए चहलगामी का गठन किया था। पूछा जाता है तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था। इसके अलावा देखो इल्तुतमिश ने इक्तेहारी प्रथा चलाई थी। इक्तेहारी प्रथा ये कर लेने की प्रथा थी। काहे की प्रथा थी? कर लेने की प्रथा चलाई, ठीक है। इक्तेहारी, 1/3 मतलब 1/3 कर लिया जाता था। कर लेने की इक्तेहारी प्रथा किसने चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने कर लेने की इक्तेहारी प्रथा भी चलाई थी।
इसको याद रखेंगे, कर लेने की इख्तियारी प्रथा किसने चलाई? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, कर लेने की इख्तियारी प्रथा भी इसने चलाई थी। क्लियर हो गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसने दो, एक तो चांदी का सिक्का टकसाल, टकसाल इसने बनाया था, और चांदी का टका और तांबे का जीतल इसने चलाया था। टकसाल विभाग की स्थापना की, टकसाल विभाग की स्थापना की, और चांदी का टका, चांदी का टका तथा तांबे का जीतल चलाया था इसने। जीतल चलाया था। ठीक है, चांदी का टका इंपॉर्टेंट है, और तांबे का क्या चलाया था? जीतल चलाया था। क्लियर हो गया? अब इसके समय देखो, एक मंगवर्णी नाम का व्यक्ति था, इसको थोड़ा सा समझ लेना। एक मंगवर्णी नामक एक व्यक्ति था जो कि चंगेज खां की बेटी से प्रेम करता था। चंगेज खां कौन था? मंगोल था। उसकी बेटी से प्रेम करता था, तो चंगेज खां उसको मारने के लिए उसका पीछा करते हुए आया, तो ये भागते हुए भारत में आ गया था। मंगवर्णी नाम का एक व्यक्ति था जो भागता हुआ भारत में आया था, और चंगेज खां ने इल्तुतमिश से कहा था कि भाई इसको वापस लौटा दो, नहीं तो मैं भारत में आक्रमण करूंगा। और इल्तुतमिश ने उसे पकड़ करके वापस उसे लौटा दिया था। इसीलिए अब पूछा जाता है कि चंगेज खां किसके समय पर भारत की सीमाओं पर आया था? भारत की सीमाओं पर इसके समय पर आया था। इसको ध्यान रखना। चंगेज खां, मैं यहां पर सीधे पॉइंट लिख रहा हूं, चंगेज खां मंगवर्णी का पीछा करते हुए, मंगवर्णी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के समय भारत की सीमाओं में आया था। भारत की सीमाओं में आया था। क्लियर हो गया? तो ये भारत की सीमाओं पर चंगेज खां मंगवर्णी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के समय भारत की सीमाओं पर आया, लेकिन मंगोलों का आक्रमण इसके समय पर नहीं हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मंगोलों का आक्रमण किसके समय हुआ ये पूछा जाता है, तो फिर आगे जब बहराम शाह के समय पढ़ेंगे, तो बहराम शाह के समय पर मंगोलों के भारत में पहली बार आक्रमण हुए थे। ठीक है, अब लास्ट चीज आती है, इसकी मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1236 में। 1236 में इसकी मृत्यु 1236 में 36 में कहां पर हुई थी ये पूछा जाता है। तो ये एक युद्ध करने के लिए जा रहा था बमियान के निकट, कहते हैं बमियान के निकट। ठीक है, बमियान के निकट इसकी 1236 में इसकी मृत्यु हुई थी, और उसी दौरान बमियान के निकट बयाना में इसकी मृत्यु हुई। बयाना में मृत्यु हुई। तो इसको याद रख लेना कि इसकी मृत्यु 1236 में बमियान की तरफ कूच कर रहे थे, तो बमियान की ओर कूच किया, और लेकिन बयाना में इसको ऐसे लिख लेना, इसकी मृत्यु लिख लेना, इसको फिर से लिख लो 1236 में। अब देखिए इसकी मृत्यु की बात कर रहे हैं, मृत्यु कब हुई? तो 1236 में बयाना के निकट इसकी मृत्यु हुई थी, के निकट हुई। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इल्तुतमिश के बारे में ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात देखो, इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा मैंने, इसका इल्तुतमिश का अर्थ क्या है? राज्य का स्वामी। यह शासक बनने से पूर्व कहां का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। तीसरी बात, राजधानी इसने कहां बनाई? दिल्ली। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि का वैधानिक प्रमाण पत्र खलीफा से लिया था। और ये गुलाम और दामाद किसका था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसके प्रतिद्वंदी कौन थे? कुवाचा और यल्दौज इसके प्रतिद्वंदी थे। इल्तुतमिश ने 40 मतलब 40 अमीरों का समूह या फिर तुर्क-ए-चहलगामी का गठन किया था। यह 40 अमीरों का समूह था, और इसने इख्तियारी प्रथा, इख्तियारी 1/3 कर लिया जाता था, 1/3। हाँ, इख्तियारी 1/3 कर लेने की प्रथा चलाई थी। और इसने टकसाल विभाग बनाया, और चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। इसके समय चंगेज खां मंगवर्णी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के समय भारत की सीमाओं में आया था।
और इसकी मृत्यु 1236 में बयाना के निकट हो गई थी। क्लियर हो गया। तो इसके साथ ही हमारा यहाँ पर इल्तुतमिश भी कंप्लीट हुआ। 2 शासक हमने कंप्लीट कर ले, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा इल्तुतमिश। कल हम यहाँ पर रजिया, मुख्य रूप से रजिया और बलबन में हमारा फोकस रहेगा, उनको हम यहाँ पर कल आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है सभी लोगों को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। और कल का जो याद करने के लिए जो टॉपिक दे रखे हैं उनको सभी लोग याद करके लाए। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।